Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Salman Raza. I hope you all will be very fine. Today we will continue the second part of our first lecture. In our first lecture, as you know, we have discussed in detail what is health economics, and we discussed it partially and what are the importance of health economics and role of health economics. Today we will cover the rest of the topics of health economics. So first topic is relevance of health economics. As you know, the healthcare sector is big and is getting bigger. Not only has healthcare grown, absolutely it has grown relative to everything else. इसकी छोटी सी एग्जांपल देखें। 1998 के सेंसस में हमारे खानेवाल की आबादी 20 लाख थी और अब वो आबादी जो है वो बढ़कर मोर देन 35 लाख और ये 40 लाख से भी एक्सीड कर रही है। अब आप ये देखें, वही हमारे पास एक DHQ हॉस्पिटल है जिसके अंदर जो है मखसूस से बेड्स मौजूद हैं। अब क्या है कि अगर जब 20 लाख आबादी थी तो उसमें भी वही बेड्स मौजूद थे, और आज अगर वो 40 लाख की आबादी की हम बात करें तो आज भी वही जो बेड्स मौजूद हैं। चले कुछ इजाफा कह लें, कुछ 10 to 20% या 30% बेड्स में इजाफा हुआ होगा। तो आप ये देखें कि ये सेक्टर बड़े से बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर अदर सेक्टर्स। तो बीइंग अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट, हमने एज अ पॉलिसी मेकर वी हैव टू मेक अ प्लान, वी हैव टू एलिवेट द थिंग्स, वी मस्ट ट्राई टू डिक्रीज द कास्ट एंड ट्राई टू इंक्रीज द बेनिफिट। दिस इज़ आवर ओनली ड्यूटी एज ए हेल्थ इकोनॉमिस्ट कि हमने कॉस्ट और बेनिफिट में जो तवाज़न रखना है कि कास्ट को हमने क्या करना है कि हमने कम से कम करना है और हमने बेनिफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं। अब आ जाएं जी, डज इकोनॉमिक्स अप्लाइज टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर। Number 1 is presence and extent of uncertainty. We will discuss all points in detail, step by step. Prominence of insurance, problems of insurance, large role of non-profit firms, restrictions on competition, role of equity and need, government subsidies and public provision. चलें आ जाएं, हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जी अनसर्टेनिटी। अब इसमें देखिए, मोस्ट एनालिसिस दैट वी डू इन इकोनॉमिक्स इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेनिटी। जितने भी ज़्यादातर जो इकोनॉमिक एनालिसिस हम करते हैं उसमें हम जो अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी को इग्नोर हो जाती हैं, ये करते हैं। वाई डज दिस ऑकर? इसमें पहला पॉइंट क्या है, पेशेंट स्टेटस, कि हाउ हेल्दी आर वी, विल वी नीड ट्रीटमेंट। और सेकेंड पॉइंट है एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट। एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज की अफादियत को उर्दू में कहते हैं। डू वी नीड इट, विल इट वर्क। यानी कि अनसर्टेनिटी है कि हमें नहीं पता कि हम कितने हेल्दी हैं और हमें कितना ट्रीटमेंट चाहिए होगा, या हमें इसकी अफादियत के बारे में नहीं पता कि डू वी नीड इट, विल इट वर्क। तो ये इस अनसर्टेनिटी को ओवरकम करना है एज अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट। तो हेल्थ इकोनॉमिस्ट का मैंने आपको ये बताया कि जैसे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर ने अपनी सर्विसेज दी और चार्जेस ले लिए, और हेल्थ इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, उसने ये बताया कि इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव, ठीक है। ये एक आपका रोल है कि आपने क्या करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज और बेनिफिट को इंक्रीज़ करना है। तो हम ये यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि अगर हम इकोनॉमिक्स को के इम्प्लीकेशंस देखते हैं या देखते हैं कि वो कहाँ पर अप्लाई हो रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में, ये नहीं। तो पहले पॉइंट में अनसर्टेनिटी में उसने ये बताया कि बहुत सारे एनालिसिस जो हम करते हैं इकोनॉमिक्स के स्पेशली, उसमें जो पॉसिबिलिटी होती है अनसर्टेनिटी को, वो इग्नोर हो जाती है। इसकी वजह उसने बताई कि पेशेंट स्टेटस में हाउ हेल्दी वी आर, हमें इसकी परवाह नहीं होती है। विल वी नीड ट्रीटमेंट, एफिकेसी ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में, डू वी नीड इट और विल इट वर्क। आई होप कि आपको उसकी समझ आ गई होगी कि अनसर्टेनिटी को हमने सर्टेनिटी में कैसे लेकर आएंगे, कि जब हमारे पास हम इसकी जो अनसर्टेनिटी की पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे बल्कि उसको कंसीडर करेंगे यूनिट लेवल पर, यानी कि अपनी सेहत के बारे में भी और इसकी अफादियत के बारे में भी, कि सेहत की हेल्थ केयर जो है वो हमारे लिए और हमारे अपने लोगों के लिए, फ्रेंड्स और फैमिली, उन सब के लिए इंतहाई ज़रूरी है।
चलिए हम सेकंड पॉइंट में आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी कि इकोनॉमिक्स कैसे हेल्थ और हेल्थ केयर के में अप्लाई होता है। आप ये देखिए कि इंश्योरेंस का जितना अमल दखल हेल्थ के अंदर है वो शायद ही किसी और सेक्टर के अंदर हो। उसने एग्जांपल में आपको समझाया कि 1960 में 56% ऑफ जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर्स थे वो जेब से अदा किए गए, जबकि 44% जो थे वो थर्ड पार्टी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी या गवर्नमेंट ने अदा किए, जबकि 1990 में 76% जो अखराजात थे वो थर्ड पार्टी ने अदा किए। अब ये देखें कि हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अफोर्डेबिलिटी है कि हम अपना ट्रीटमेंट जो है अफोर्ड कर लेते हैं, जबकि अगर आप यूरोप की बात करें, चले मैं अमेरिका की आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि वहाँ पर अगर किसी किस्म का माइनर या मेजर ऑपरेशंस हो और हम एशियंस लोग क्या प्रेफर करते हैं, हम यही प्रेफर करते हैं कि हम जो है या तो अपने मुल्क में चले जाएं वो ऑपरेशन करा कर वापस आ जाएं, और अगर हमें वहाँ रहकर जो है ऑपरेशन कराना पड़े और हमारे पास जो है इंश्योरेंस भी ना हो तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर रहने वाला हर शख्स जो है इंश्योर्ड है, और वो इंश्योरेंस थर्ड पार्टी जो होती है वो उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो उसको एक्सपेंडिचर जो है वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो 1990 में 76% तक एक्सपेंडिचर जो है वो थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड की। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस का भी बहुत अहम रोल होता है। फिर वो इंश्योरेंस में एक और चीज़ भी होती है कि ज़ाहिरी बात है आप जिस लेवल की आप इंश्योरेंस आप ले रहे होते हैं, जो आपके हेल्थ कवर प्लान्स होते हैं वो ये भी आपको बताती है कि आपको कौन सी जगह से आपको ट्रीटमेंट करवाना है, किस टेक्नोलॉजी से अपना ट्रीटमेंट करवाना है, यानी कि वो जो आपकी प्रीमियम अमाउंट जो बनती है या जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे होते हैं उसके मुताबिक वो उसको आपको प्लान देते हैं और उसके मुताबिक ही आपका ट्रीटमेंट होता है। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट करती है कि आपका जो प्लान है, इंश्योरेंस प्लान हेल्थ कवर के हवाले से वो कौन सा है। तो यहाँ पर भी देखें प्रोमिनेंस ऑफ इंश्योरेंस जो एक बहुत अहम रोल अदा कर रही है, और यहाँ पर इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स जो अपना रोल एक अदा कर रही है हेल्थ और हेल्थ केयर सेक्टर में, कि आप जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो भी आपकी इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक पार्ट है। अच्छा, अब इसमें थर्ड पॉइंट है जी इंफॉर्मेशन। अच्छा, लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस यू परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द पार्ट्स ऑफ बायर एंड सेलर्स। बहुत सारे इकोनॉमिक जो है आपके एनालिसिस हम लोग को मतलब होते हैं और जिनकी रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे होते हैं, वो जो बायर एंड सेलर्स की जो हिस्सेस होते हैं उनके बारे में परफेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है, और ये हम आहंगी की इन्फॉर्मेशन इसे कहा जाता है, सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं हम आहंगी, और ये दोनों पार्टीज़ के पास होती हैं। ठीक है, अच्छा, सम टाइम नाइदर पार्टी हैज़ द इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल नाइदर द गायनोकोलॉजिस्ट नॉर हर पेशेंट्स में रिकग्नाइज अर्ली स्टेजेस ऑफ सर्विकल कैंसर विदाउट अ पैप स्मीयर। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ है, बड़ा एक अच्छी एग्जांपल है अगर आप इसको समझना चाहें कि बाज़ औक़ात मौलिज बीमारियों के बारे में जो है वो उनको भी नहीं पता होता और जो है पेशेंट को भी नहीं पता होता। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई कि जब मिसाल के तौर पर जैसे एक आप कह लें कि पाइप जो है वो कैंसर जो है जिसको समझने के लिए उसकी जो है ना उसके अर्ली स्टेजेस का जो है रिकॉग्नाइज होना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ना तो डॉक्टर आपको चेकअप करके बता सकता और ना ही पेशेंट्स को पता चल सकता कि असल में प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है। तो यहाँ पर आप देखें इंफॉर्मेशन आपको लैकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एक रोल है और जो है वो इंफॉर्मेशन का भी एक बहुत अहम रोल है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर भी ये इकोनॉमिक्स आपकी अप्लाई हो रही है कि आपको हेल्थ केयर सेक्टर में आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो कैसे आप प्रॉपर प्लान करेंगे और कैसे प्लान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर क्या भी देखें कि अगर आपको नहीं पता कि हमारे मुल्क में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के दौरान कितनी ख़वातीन जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, आपको नहीं पता कितने न्यू बॉर्न बच्चे जो है वो अर्ली बर्थ के फौरी बाद जो है उनकी डेथ हो जाती है, या जो है वो बिफोर बर्थ जो है उनकी डेथ हो जाती है, तो आप कैसे उसका तदारक करेंगे। ठीक है ना, पॉलिसी मेकर तो क्या है कि उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है कि जैसे एक टूल होता है और उस इन्फॉर्मेशन पर ही उसकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन पर करेक्ट प्लान बनता है, और अगर वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तो ज़ाहिरी बात है वो उसका प्लान जो है उसके मुताबिक ही फिर इफ़ेक्ट करता है। अच्छा, इसमें अगला में देखें कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मौलिक बीमारियों के बारे में ज़्यादा जानता है
और वो उसको चाहिए कि मरीज़ के एजेंट के तौर पर भी वो काम कर सकता है, ठीक है ना। कि अच्छा, कुछ का ख्याल क्या होता है कि वो गैर ज़रूरी देखभाल भी उनको उनको करनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसा तो नहीं, अगर कोई डॉक्टर एक फिजिशियन आपको ट्रीटमेंट दे रहा है प्रॉपर, तो आप ये ना हो कि वो उसे आप हर तरह की गैर ज़रूरी जो जो आप खुद भी कर सकते हैं वो भी आप उसके ज़िम्मे लगा दें बेचारे के। तो अब एक दूसरा पॉइंट क्या है कि हाउ इन्फॉर्म्ड आर पेशेंट्स। सम टाइम क्या होता है कि आपको पता होता है, हमें पता होता है कि हम वी आर नॉट हेल्दी, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इंश्योरेंस को नहीं बताते। ऐसा ना हो कि हमारी इंश्योरेंस जो है वो उस पर इफ़ेक्ट कर जाए। उससे क्या हो सकता है कि ब्रेक डाउन आ सकता है इंश्योरेंस मार्केट के अंदर। ज़ाहिर बात है, अगर पेशेंट्स उनको प्रॉपर ना बताएं अपनी सेहत के बारे में। वैसे तो अब आजकल आजकल क्या बहुत अरसे से ये चीज़ें हैं कि इंश्योरेंस कंपनी प्रॉपर अपने डॉक्टर्स के ज़रिए जो है वो मेडिकल चेकअप के प्रोसेस कराने के बाद जो है वो उसको फाइनलाइज करती हैं। लेकिन फिर भी ये एक एथिकल चीज़ है कि अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि अपने इंश्योरेंस से जो है उसको ज़रूर उसको डिटेल में डिस्कस कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये अच्छा, रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट फर्म्स ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आप ये देखेंगे जैसे अनलाइक मोस्ट अदर इकोनॉमिक एनालिसिस देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट फर्म इन इंडस्ट्री के अंदर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ डज दिस वर्क आउट इन इकोनॉमिक मॉडल्स इन विच प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज। और ये कैसे इकोनॉमिक मॉडल में काम करते हैं जहाँ पर मुनाफा या प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होता है। नॉन प्रॉफिट का रोल देखिए, मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि जहाँ पर गवर्नमेंट के पास वसाइल ख़त्म हो जाते हैं तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो अपने वसाइल के साथ उनकी मदद करने के लिए पहुँच जाते हैं। उस इंडस्ट्रीज़ को, हेल्थ इंडस्ट्रीज़ की हम बात कर लें, जिसमें आप अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम देखें पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे जो है वो काम कर रहे हैं, जो जो जिन्होंने अपने वर्क से अपने एक नाम बनाया है। WHO को आप देख लें, आप इसमें जो है वो इसको यूनिसेफ को देख लें जो चाइल्ड हेल्थ पर जो है वो काम करता है। इसके अलावा भी बेशुमार और ऐसे हेल्थ के इदारे हैं। प्लान एक इदारा है जो बच्चों की चाइल्ड प्रोटेक्शन और हेल्थ पर काम करता है। तो ये जो है ये तमाम ये इदारे ऐसे हैं जो जो क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक हॉस्पिटल कहता है कि जी मुझे मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा करने के लिए मेरे पास बजट नहीं है, गवर्नमेंट भी कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर क्या है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना एक रोल अदा करते हुए क्या करती हैं, कुछ हेल्थ सर्विसेज को उनको प्रोवाइड करती हैं। और इससे क्या होता है कि वो लोग जो है अपनी जो भी उनकी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो या मिसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वो उसको उससे पूरा कर लेते हैं। अच्छा, नंबर 5 पर आ जाए, रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपटीशंस देयर आर मैनी दीज इंक्लूड। अच्छा, ये है जी लाइसेंसर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोवाइडर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड विच फ्रॉन ऑन प्राइस कंपटीशंस। अच्छा, ये इसमें देखें कि वो कहता है कि जो आपका जो लोग इसमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़ाहिरी बात है उनके पास को लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। वो अगर उसके बगैर वो अगर मार्केट के अंदर आ रहे हैं, मिसाल के तौर एक शख्स ने डॉक्टरेट की ही नहीं है, उसके पास डिग्री नहीं है, उसके पास कोई हाउस जॉब ही नहीं है, उसे किसी ने लाइसेंस इशू नहीं किया और वो जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मार्केट के अंदर आ गया है, तो आपको देखेंगे इससे कितने लोग इफ़ेक्ट होंगे और कितने लोगों को कैसे नुकसान होगा। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो 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 एडवर्टाइजमेंट की जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, ठीक है। कोई ऐसे, क्योंकि देखें कॉन्फिडेंशियलिटी जो होती है ना उसको भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट आता है और वो अपनी अपनी सारी सिम्टम्स और चीज़ें बता रहा होता है और आप उसको जो है वो अपने पास उसको संभालने के बजाय लोगों से उसे शेयर कर रहे होते हैं, तो वो डिस्ट्रस्ट हो जाता है। तो आपको इस तरह जो है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनके ऊपर जिनको मना कर दिया जाता है कि आप इसको जो है वो एडवर्टाइज़ ना करें, उसके ऊपर पाबंदी गवर्नमेंट की तरफ से भी लग जाती, इसे लगा दी जा सकती है, या फिर इदारे की अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो चीज़ें जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइज़ नहीं की जा सकती जिन पर जो मतलब मुनासिब नहीं होती। अच्छा, उसके अलावा जो है जी इसमें जो मेयार का जो कीमत का मुकाबले पर मुनहसर होता है। स्टैंडर्ड विच फ्रॉन ऑन प्राइस कंपटीशन, ये प्राइस कंपटीशन पर इसका स्टैंडर्ड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है, मुनहसर होता है। कि मिसाल के तौर पर दो इंडस्ट्रीज़ हैं हेल्थ के हवाले सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं।
और प्राइस दोनों की सेम है, लेकिन जो उसका मेयार है एक का अच्छा है और एक का जो थोड़ा सा सिर्फ लो है। ज़ाहिर बात है हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसके के मेयार या स्टैंडर्ड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। दो लैब्स हैं, दोनों ही टेस्ट के रिजल्ट्स आपको देती हैं, लेकिन याद रखें किसी भी डिसीजन जो डायग्नोसिस के हवाले से है, अगर वो डिसीजन प्रॉपर टेस्ट की बेसिस पर नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो हर ट्रीटमेंट की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, इसकी आप एक छोटी सी मिसाल देखें कि अगर कोई ख़ातून आपके पास आती हैं और वो HIV टेस्ट कराना चाहती हैं, ये मेल आते हैं आपके पास और आप यू आर बिज़ी इन सम अदर टेस्ट, और वो आपसे कहती हैं जी मैं बहुत स्कैटर्ड एरिया से आई हूँ और मुझे आप जल्दी से ये टेस्ट कर दें, मुझे वापस भी जाना है, और आप भी बिज़ी हैं, तो आप क्या करते हैं कि बस जल्दी जल्दी जो है उसका बेचारी का टेस्ट करके और उसको पॉजिटिव डिक्लेयर करके आप उसको भेज देते हैं। जबकि वो पॉजिटिव, अगर आप उसको केयर के साथ अगर आप देखें, स्टैंडर्ड्स को कायम रखते हुए, SOPs को फॉलो करते हुए, और वो पॉजिटिव उसका जो है नहीं भी थी और आपने उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, तो क्या हुआ, आपने उसने प्राइस तो आपको पे कर दी लेकिन आपने अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो स्टैंडर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। प्राइस कंपटीशंस भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये प्राइस का स्टैंडर्ड जो है वो प्राइस कंपटीशन पर बहुत ज़्यादा मुनसर कर रहा होता है, इसका इंसार होता है। नीड एंड इक्विटी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। इक्विटी क्या है कि यू गिव द थिंग्स विच पीपल नीड, ठीक है। इसमें क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर क्या करता है कि आपको बताता है कि नीड और इक्विटी के बारे में खूब चर्चा करता है, स्पेशली फॉर हेल्थ, ठीक है ना, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन आप देखें कि दोनों एक बेसिक्स नीड्स और इक्विटी है तो किसी भी कौम के लिए। इसमें भी इकोनॉमिक्स के हवाले से एग्जांपल ये आपको बताता है, टैक्स कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ इक्विटी इन द इकोनॉमी, ठीक है ना। वो इकोनॉमी के अंदर वो कहता है इक्विटी की, अगर आपने कोई एग्जांपल देखनी है तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल टैक्स है, जो आप और हम पे करते हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उससे फिर क्या करती है कि वो हमारी वेलफेयर के लिए जो है वो चीज़ों को डेवलप करती है और जो है हमें वो जो है फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती है। अच्छा जी, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ एंड पब्लिक प्रोविजन को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी देखेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो आप मुल्क में काम कर रही है, और कुछ जिस तरह हम कोरोना की एग्जांपल ले लें, गवर्नमेंट कहती है कि जी भाई आप किस तरीके से कोरोना की कोई मेडिसिन बनाएं, इसको तैयार करें, और आप कहते हैं जी ये चीज़ मुझे फ़लाँ मुल्क से लेकर आनी है और उसके इतने ज़्यादा टैरिफ हैं। गवर्नमेंट कहती है चलें आप ऐसा करें कि जो भी आप हम वो टैरिफ आपको छोड़ देंगे, या फिर हम आपकी जो प्रोडक्शन जो आप गुड एंड सर्विसेज की कर रहे हैं ना, उसमें हम आपको टैक्स में कमी कर देंगे, या फिर कुछ रीइंबर्समेंट हम आपको कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम सब्सिडीज़ कहते हैं। कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है कि आप वो चीज़ जो भी रिक्वायर्ड होती है उस वक्त की, वो मेडिसिन हैं, उन मेडिसिन को तैयार करें, और तैयार करके जो इंतहाई ज़रूरी होती हैं उस वक्त के हाल और हालात के मुताबिक, वो जो है वो जिस तरह अगर किसी चीज़ की किल्लत पैदा हो जाती है, और गवर्नमेंट जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनको कहती हैं कि आप इंपोर्ट करें, गंदम की अगर किल्लत पैदा हो जाती है, शुगर की कम पैदा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो जब वो गवर्नमेंट से कहते हैं कि फिर हम ये टैक्स नहीं हम अदा कर सकेंगे, तो गवर्नमेंट भी उसको कहती है कि ठीक है जी आप ले आएँ, और हम आप बेशक उसके टैक्स आप ना दीजिएगा, ठीक है। या फिर जो है कुछ हिस्सा गवर्नमेंट जो है उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको वो प्रोवाइड कर देती है। समझ आ गई क्या आपको? अच्छा, अब आ जाएं जी फीचर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, नंबर 1 पर है स्कैर्सिटी ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज, नंबर 2 अजम्पशंस ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, नंबर 3 पे कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एनालिसिस, और नंबर 4 है यूज़ ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। अच्छा, हमने जब इकोनॉमिक्स को पढ़ा तो उसमें हमने दो चीज़ें देखी, उसमें स्कैर्सिटी एंड चॉइस के बारे में हमने देखा, ठीक है। हमने पढ़ा कि कैसे हम अनलिमिटेड डिज़ायर्स को, अपनी अनलिमिटेड वांट्स को, अनलिमिटेड नीड्स को हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से मीट करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे हम चॉइस करते हैं, मतलब कैसे हम जो है वो कोशिश करते हैं कि मिसाल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पास 5000 रुपीज़ हैं, उसने अपनी फ़ीस भी पे करनी है, उसने अपने लिए कुछ कपड़े भी लेने हैं, उसने अपने खाने भी के लिए भी खर्च करने हैं, और कुछ अपने ऊपर जो है वो कुछ टाइम जो है वो उसने कुछ और ओवरहेड एक्सपेंसेस को भी पे करना है। अब कैसे वो अपने रिसोर्सेज से अपनी मैक्सिमम वांट्स को और नीड्स को पूरा करता है,
इसको हम कहते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के जब आप कोई एक अपने ख्वाहिश को पूरा कर रहे होते हैं तो उसकी जगह आपको दूसरी ख्वाहिश को जो है आपको वो कम करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी कास्ट को हम देख लेंगे, बट वो गिव अप टू गेट, कि किसको कि दूसरी चीज़ को हासिल करने के लिए क्या हम छोड़ते हैं। जिसकी आप एक एग्जांपल आप देखें कि अगर आपको कोई मेडिसिन या अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए एक हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, एक हॉस्पिटल आप देखते हैं कि आपके घर के नज़दीक है और एक हॉस्पिटल आपसे घर से दूर है, या एक सिटी में या दूसरे सिटी में, और अगर आप एक सिटी वाले उसमें जाते हैं तो वहाँ पर आपको वो कहते हैं जी हम इसको आपको 10,000 चार्ज करेंगे इस ट्रीटमेंट का, और अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वो कहते हैं हम 12,000 चार्ज करेंगे। तो जब अगर मिसाल के तौर पर जो करीब वाला है उसको जो करीब वाला हॉस्पिटल जो 12,000 चार्ज कर रहा है, आप उसको छोड़कर अगर आप दूर जाना चाहेंगे ओके, वहाँ पर जो 10 या 11,000 आप पे करेंगे, लेकिन आप इसको इग्नोर कर रहे हैं कि वहाँ पर आपको ज़ाहिर बात है आपका टाइम भी लगेगा, आप जिस कन्वीनियंस पे जाएंगे उसका रेंट वगैरह भी होगा, अपनी गाड़ी पर जाएंगे तो पेट्रोल वगैरह भी है। अगर उन सबको कैलकुलेट करके आप देखते हैं कि वहाँ पर जो कॉस्ट है वो 13,000 आ रही है और यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है वो 12,000 आ रही है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस हॉस्पिटल में है जिसमें 12,000 जो है आपको कॉस्ट पड़ रही है, तो क्या है कि आप जो है वो बेहतर यही है कि आप जो है अपने हॉस्पिटल जो नज़दीक हॉस्पिटल है वहाँ से आप अपना ट्रीटमेंट करवाएं और जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी कास्ट को जो है वो बेहतर से बेहतर बनाएं, चॉइस करें जिससे आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से क्या आपको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। ठीक है जी, इसको अगर हम थोड़ा सा हम डिटेल में भी देखना चाहें तो हम देख लेते हैं। इकोनॉमिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द premises that individual must give up some of one resource in order to get some of another. At the national level, this means that increasing shares of GDP going to healthcare ultimately imply decreasing shares available for other. अगर GDP हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरे किसी सेक्टर के अंदर ज़ाहिर ही बात है वो डिक्रीज़ होगा। और यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, बट वी गिव अप टू गेट healthcare may be substantial while most people will recognize the money cost of goods and services. कुछ लोग जो है वो किसी goods and services की मनी कॉस्ट को रिकोगनाइज करते हैं, जबकि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो अल्टीमेट स्केर्स रिसोर्सेज है वो टाइम भी है। अच्छा, लोग अपने टाइम को सेल करते हैं और यानी कि वेजेस हासिल करते हैं, जॉब्स करते हैं, वो अपना टाइम देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए टाइम इतना कीमती होता है कि वो टाइम के लिए अगर आप उनको कहें और आप उनको इतना ज़्यादा अच्छा ऑनर एरिया भी दे रहे होंगे, लेकिन वो लोग जो है वो उसको गिव अप कर देंगे, वो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है वो टाइम उनके लिए इंतहाई कीमती हो, वो रेस्ट करना चाहें, फैमिली के साथ गुजारना चाहें। तो ये टाइम भी जो है एक अल्टीमेट स्केर्स रिसोर्सेज है। सिमिलरली मैनी विल गिव पास अप फ्री हेल्थ केयर को, बहुत सारे लोग जो है फ्री हेल्थ केयर जो है वो अपने करना चाहते हो, क्योंकि ट्रैवल और उनके लिए जो है वो वेट करना जो है वो ज़्यादा कॉस्ट रखता हो। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं कि मिसाल के तौर पर अगर आपको ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है या वहाँ डॉक्टर के पास बैठना पड़ रहा है, तो अब ये आपके लिए परेशानी का सबब है, और आप क्या कर रहे हैं वो आप खुद से ही अगर अपने आप को वो पास अप कर रहे हैं और अपने खुद ही जो अपनी हेल्थ केयर को बेहतर तौर पर चला रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है। यूज़ ऑफ मॉडल की बात कर लेते हैं। मॉडल किसे कहते हैं? मॉडल कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह लें, या पर्सन कह लें, या सिस्टम कह लें, विच प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मॉडल क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और सिस्टम विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड मॉडल। अब आप ये देखें, मॉडल को एब्स्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। कोई भी आर्टिकल्स आप लिखते हैं, कोई भी बुक होती है, उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आप फर्स्ट पेज पर होता है। अक्सर लोग जो है वो डिटेल में नहीं जाते, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़कर ही जो है उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पूरे उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे होते हैं। आप देखें, जब हम कोई चीज़ नहीं बना रहे होते हैं, सबसे पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। अगर एक छोटी सी मिसाल डेली रूटीन में देखें, बच्चा जो है ये पूछता है, आपसे सवाल करता है कि सोलर सिस्टम कैसे बनता है, क्योंकि उसने अगर जो ये सूरज की ड्राइंग्स को देखा है, उसके साथ प्लैनेट्स को देखा है, तो उसके जहन के अंदर ये एक सवाल उस स्केच को, उस एब्स्ट्रैक्ट को देखकर ये पैदा हो सकता है। इसी तरीके से जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली आपको पूरे उसके मतन के बारे में बता रहा होता है, जो आपके सामने
जो एक कोई बुक पढ़ी है या कोई एक आर्टिकल्स आपके सामने किसी का लिखा हुआ है तो उसका एब्स्ट्रैक्ट्स उसके बारे में बताया गया कि वो बेसिकली उसके अंदर डिटेल में आप उसने किस तरीके से काम किया और वो क्या बताना चाहता है। तो यूज़ ऑफ मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, कि आप ज़ाहिर बात है अगर कोई इनकम के हवाले से कोई प्लान कर रहे हैं तो उसको एक मॉडल बनाएंगे। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट रेशियो के हवाले से है वो एक आपका एक मॉडल है। अगर आप कोई किसी स्ट्रक्चर्स के हवाले से आप बात करते हैं तो स्ट्रक्चर्स के हवाले से एक मॉडल आप बनाते हैं। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो है ना वो यूज़ ऑफ मॉडल के हवाले से आते हैं। इसको अगर हम डिटेल में देखना चाहें तो एनी मॉडल कैन बी पुश्ड, किसी मॉडल को धकेला जा सकता है और उसको एक रियलिटी के अगेंस्ट भी जांचा जा सकता है। इन इकोनॉमिक एनालिसिस द मॉडल और ऑफन एब्स्ट्रैक्ट होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल हेल्प टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड इन इकोनॉमिक्स एज इन एवरीडे लाइफ। अ यंग चाइल्ड asking what the solar system is like will undoubtedly be shown the familiar drawing of the sun and planets in their orbits. An abstract model, the drawing is quickly grasped, yet no one suppose that the sky really looks like this. ठीक है जी। अब लास्ट में आ जाते हैं रैशनल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, रैशनल डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप बाय स्टेप मॉडल होता है जो हेल्प करता है आप किसी भी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसका सलूशन को पिक करने के लिए, और किसके दरमियान बिटवीन द मल्टीपल अल्टरनेटिव्स एंड फाइंड एन आंसर। तो इसको हम रैशनल डिसीजन मेकिंग कहते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे आप नहीं निकल पा रहे तो आप रैशनल डिसीजन मेकिंग के ज़रिए क्या करते हैं कि उसको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। और उसके सलूशन कहाँ से निकालते हैं? मल्टीपल अल्टरनेटिव्स के ज़रिए उसका आप सलूशंस निकालते हैं। मिसाल के तौर पर हेल्थ का कोई इशू ऐसा आ रहा है, पोलियो के हवाले से हम देख लें कि आप देखते हैं कि जी कुछ स्कैटर्ड एरियाज़ में लोग जो है वो बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाना चाहते, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो फिर आप ये देखते हैं कि कैसे उनके वालिदैन को कन्विंस किया जा सकता है। वहाँ पर आप किसी पेश इमाम की खिदमात ले सकते हैं, वहाँ पर किसी आप जो है एजुकेशनिस्ट की भी खिदमात ले सकते हैं, वहाँ पर आप किसी सोशल वर्कर की खिदमात ले सकते हैं कि वो उन लोगों को अवेयरनेस दे ताकि वो भी अपने बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे जो है वो पिलवाएं, ताकि उनके बच्चे भी जो है वो उसी तरह सेहतयाब हो सकें जैसे दूसरों के बच्चे हैं। तो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्टडीज़ के हवाले से भी और आप अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हवाले से भी आप रैशनल डिसीजन मेकिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस चैप्टर में हमने देखा कि एज अ हेल्थ इकोनॉमिस्ट आप कैसे जो है वो एक पॉलिसीज़ को अपने जिस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप काम कर रहे हैं, बेशक वो हॉस्पिटल है या ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कैसे उनको एक अच्छा प्लान आप उनको दे सकते हैं, कैसे आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेंगे और अपने प्रॉफिट बेनिफिट्स को लोगों के लिए अपने लिए मैक्सिमाइज़ करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ हेल्थ। और फिर मैंने आपको एक वर्ड बताया था QALY क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, और कैसे आपकी वर्किंग से एक आम शख्स की लाइफ जो है वो परफेक्ट हेल्थ के साथ मैक्सिमाइज़ हो सकती है। तो यही आपका एक रोल था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज के लेक्चर को तवज्जो से सुना होगा, और कल हम इंशाल्लाह ताला इसको लाइव लेक्चर्स भी जो है वो हम इसको लेंगे। तो कोई इसको अच्छी तरीके से रात को आप लोग सुने और सुबह अगर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मुझसे डिस्कस करें और अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।